हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज यह वीडियो मैं राहुल गांधी के बयान पर बनाने जा रहा हूं, जो उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के विरुद्ध दिया है। और ये कई मौकों पर ऐसा हो चुका जब उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं, लेकिन ये भी गनीमत है। यहाँ तक भी गनीमत है, उन्होंने विली न चाहते हुए भी इंडियन स्टेट के खिलाफ जो बयान दिया, अभी इसी महीने जनवरी 15 जनवरी को कोटला रोड पर अपने कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन करते हुए, वह बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरा है। खैर, हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। दरअसल राहुल गांधी 15 जनवरी को कोटला रोड पर कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे। वहां उन्होंने उद्घाटन तो किया, लेकिन अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि भाई बीजेपी और आरएसएस हर भारतीय संस्था पर कब्जा कर रहे हैं और हमको इंडियन स्टेट के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है ताकि हम इसे मुक्त करा सकें। दरअसल उनका इरादा, मुझे जहां तक लगता है, भारतीय राज्य नहीं था। अगर वो भारतीय गवर्नमेंट मैंने शब्दों के चयन उनसे गलती हो गई, अगर वो इंडियन गवर्नमेंट कह दिए होते तो भी बात समझ में आती, लेकिन वो कहते कहते बहक गए, इंडियन स्टेट उन्होंने कह दिया। अगर वो केवल बीजेपी आरएसएस तक सीमित रहते तो भी बात समझ में आती, जैसा कि पहले भी कह चुके। जैसे भी कुछ दिन पहले मोहन भागवत साहब ने कहा है कि देश एक्चुअली 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ, ये उस दिन आज़ाद हुआ, यानी 22 जनवरी की, वो पिछले साल 22 जनवरी की को रेफर कर रहे थे जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। दूसरे शब्दों में वो 22 जनवरी को रेफर कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया के लोग दिल से तभी लिबरेट हुए हैं जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसी प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान कई जगह पर, जैसे तमिलनाडु में, उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाई ऐसा है, उन्होंने हमेशा देश के सभी संस्थानों पर, देश के सभी इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर रखा है और हमको इसी के विरुद्ध लड़ना है, उनसे इसको आज़ाद कराना है, मुक्त कराना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी संगठन पर वो प्रहारक होते हैं, लेकिन बोलते बोलते अगर वह इंडियन स्टेट बोल ले जाते हैं तो निश्चित रूप से दिक्कत होगी। इसीलिए गुवाहाटी में पान बाजार पुलिस स्टेशन में उनके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा कायम हुआ है और वहां से पुलिस आएगी। अब देखना है पुलिस आती है कि नहीं आती है। आएगी, इनको गिरफ्तार करके ले जाएगी। इसके बाद गुवाहाटी कोर्ट में इनकी सुनवाई होगी, देखना है क्या होता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट इनको बचाने के लिए ऑलरेडी है। सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में काफी आलोचना भी होती, जैसे अमित शाह के बारे में इन्होंने कोई टिप्पणी किया था, और न इसके पहले नरेंद्र मोदी के मामले में मोदी सरनेम को लेकर कोई टिप्पणी किया था। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको राहत दे दी गई, जबकि गुजरात के निचली अदालत, अधीनस्थ अदालत, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने इनको कोई राहत नहीं दी। मोटे तौर पर देखना ये होगा कि राहुल गांधी को जो राहत जो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है वह किसी तर्क पर आधारित है, पूर्वाग्रह पर आधारित है। बहुत सारे लोगों का मानना है पूर्वाग्रह पर आधारित है, लेकिन हमारा ये मानना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं तो आपको किसी न किसी पंच को स्वीकार करना ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने से कोई फायदा नहीं है। केस को इतना पुख्ता बनाइए कि सुप्रीम कोर्ट कोई विकल्प इवॉल्व ही नहीं कर पाए जिससे कि वो इनको कोई राहत दे पाए। लेकिन कोई न कोई लूप होल लोग छोड़ देते हैं जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट उसी को पकड़ लेता है। सुप्रीम कोर्ट को राहुल गांधी से क्या लेना देना है? चाहे अभिषेक मनु सिंह भी बहस करें, चाहे कपिल सिब्बल बहस करें, जो हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं, वो लोग लेफ्ट लिबरल की बातें करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाती है वह उसी को देखता है।
इसलिए यह कहना कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है गलत होगा। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि आपका तर्क ही कमजोर रहता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे? सुप्रीम कोर्ट वही फैसला देता है जब आपका तर्क कमजोर हो और आपके अगेंस्ट फैसला चला जाए। हाँ, कुछ मामलों उसके बायसेस होंगे, हम इनकार नहीं करते, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि किन मामलों हर मामला अलग-अलग होता है, सबको मेरिट के आधार पर जज किया जाना चाहिए। खैर, जो भी है, अब हम राहुल गांधी की ही बात करते हैं। जैसे उन्होंने कोटला रोड नई दिल्ली में, दिल्ली कह सकते हैं, कोटला रोड पर उन्होंने कांग्रेस के एक मुख्यालय का उद्घाटन किया, नए मुख्यालय का। उस दौरान उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर तो प्रहार किया ही, इंडियन स्टेट के विरुद्ध लड़ने की वकालत कर डाली। और कुछ दिन पहले उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर प्रहार करते हुए एक दूसरी रैली के दौरान वहाँ ये कहा, भाई कोई रिक्शा पुलर क्यों नहीं कोई लीडर बन सकता है, कोई धोबी क्यों नहीं कोई लीडर बन सकता है। दरअसल वो इस्लाम को तो समझ रहे हैं भाई, वहाँ तो मामला केवल धर्म का चलता है, एकजुट करने में जुटे हुए हैं, यही उनकी गलती है। और हिंदुओं को जाति में बांट करके चाहते हैं अपना गेम खेलना। मैंने बहुत सीरियस पॉलिटिशियन की भांति वो बहुत चतुराई से भारतीय हिंदू समाज को जातियों में बांटना चाहते हैं, जबकि बीजेपी धर्म के नाम पर उनको एकजुट करने का आह्वान करती है। और बंटोगे तो कटोगे का नारा लेकर के योगी आते हैं, या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा लेकर के नरेंद्र मोदी आते हैं। इसमें किसी धर्म विशेष का भी जिक्र ये लोग नहीं करते। ये लोग भी कम शातिर या चालाक नहीं है ताकि इनके खिलाफ समाज में विद्वेष फैलाने का कोई मुकदमा दर्ज हो। ये लोग बस कहते हैं भाई हमेशा ध्यान में रखो, बंटोगे तो कटोगे, या एक रहोगे तो सेफ रहोगे। योगी जी बोलते हैं एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो देखना ये है कि भाई कितना दिल्ली में ये मामला चलता है। आज वैसे अरविंद केजरीवाल जी फिर एक बयान दे करके रामायण पर फंस गए। उन्होंने रावण को ही बता दिया कि भाई वही सोने का हिरन बना था, और सीता जी ने लक्ष्मण को सोने का हिरन पकड़ने के लिए भेजा, जबकि सच्चाई और राम जी जंगल में अपने क्षुधा पूर्ति के लिए अनाज जुटाने गए थे। तो ये सब बयान अरविंद केजरीवाल ने आधे अधूरे चीज़ों पर दिया। हमको लगता है एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया, ताकि कांग्रेस से उन लोगों को अपनी ओर खींचा जा सके और आम आदमी पार्टी की जीत दिल्ली विधानसभा चुनाव में सुनिश्चित की जा सके। देखना है कि आगे पान बाजार में थाने में जो देशद्रोह का मुकदमा राहुल गांधी के विरुद्ध बयानबाजी के लिए कायम हुआ है, यानी इंडियन स्टेट भारतीय राज्य के विरुद्ध लड़ने की जो बात उन्होंने कही है, वह देशद्रोह का मामला बनता है कि नहीं, अभी तो कोर्ट को तय करना है। देखते हैं इसमें क्या होता है। धन्यवाद।